वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। तो जैसे कि हम बोले थे हमारा लर्निंग मॉडल है 1x लर्निंग 2x इम्प्लीमेंटेशन। तो टुडे इज द इम्प्लीमेंटेशन टाइम। लास्ट 2 डेज हमने पढ़ा था ऑपरेशनल रिस्क BFM मॉड्यूल बी। तो आज हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे और उस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। तो पहला क्वेश्चन है, वो था अंडर BIA अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज। तो BIA अप्रोच में क्या था, डेफिनेशन उस क्लियर कि बैंक यहाँ पे कैपिटल कितना रखेगी, लास्ट 3 इयर्स का 15% ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज ग्रॉस इनकम। तो मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे क्या है, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच कैपिटल इज बेस्ड ऑन। ए में अप्रोच में कैपिटल इज बेस्ड ऑन किसमें था, हमने क्या पढ़ा था, बैंक्स इंटरनल रिस्क मॉडल। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर रिड्यूसेस द ऑपरेशनल रिस्क। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, बोल रहा है विच फैक्टर रिड्यूसेस द ऑपरेशनल रिस्क। क्वेश्चंस को देखेंगे, हायर प्रोबेबिलिटी, हायर इंपैक्ट, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हम क्या पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है तो ऑपरेशनल रिस्क को रिड्यूस करेगा। इस केस में मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेशनल रिस्क। क्वेश्चन है नॉट इंक्लूडेड, हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन एरर इंक्लूडेड है, सिस्टम फेलियर इंक्लूडेड है, एक्सटर्नल फ्रॉड इंक्लूडेड है, स्ट्रैटेजिक रिस्क इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेशनल रिस्क। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशनल रिस्क इज present only in trading book, present everywhere in the organization, limited to branch banking, only system related। तो डेफिनेशन क्या था कि ऑपरेशनल रिस्क इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर बी। बोल रहा इंटरनल फ्रॉड अंडर इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन फॉल्स अंडर। क्लियर है, इवेंट बेस्ड है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, सी, इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। इंटरनल फ्रॉड हो गया, एक्सटर्नल फ्रॉड हो गया, दीज आर इवेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। तीन तरह का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, कॉज बेस्ड, इफेक्ट बेस्ड और इवेंट बेस्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा रेगुलेटरी पेनल्टीज फॉल्स अंडर। तो रेगुलेटरी पेनल्टीज जो लगाती है RBI या कोई एक्सटर्नल एजेंसीज, वो किस क्लासिफिकेशन के अंडर फॉल करती है, कॉज बेस्ड है, इफेक्ट बेस्ड है, इवेंट बेस्ड है या प्रोसेस बेस्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि इफेक्ट बेस्ड जो होता है उसमें रेगुलेटरी पेनल्टीज फॉल करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मिस सेलिंग इज कैटेगराइज्ड एज। मिस सेलिंग किसके अंदर कैटेगराइज होता है, टेक्नोलॉजी कॉज में आता है, प्रोसेस फेलियर में आता है, एक्सटर्नल इवेंट में आता है या स्ट्रेटेजिक रिस्क में आता है। तो स्ट्रेटेजिक का तो क्वेश्चन ही नहीं आता है, टेक्नोलॉजी में भी नहीं आता है मिस सेलिंग। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस फेलियर और एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, मिस सेलिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस फेलियर, ये हमने पढ़ा था वीडियोस में। जिनको भी डाउट हो रहा है, आप एक बार जाके वीडियोस को फिर से दोबारा रिवाइज कर लो। आप वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को लास्ट जो हमने डे 1 के वीडियो में देखा था, इसको डिस्कस किया था, वहां पे जाके एक बार पढ़ लेना, देन यू विल हैव ए लॉट मोर क्लैरिटी। तो इस केस में आंसर क्या है, 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ABC बैंक्स फॉलोज BIA अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। बोलता है ग्रॉस इनकम दिया हुआ ईयर 1 में 120 करोड़, ईयर 2 में लॉस हुआ -40 का, ईयर 3 में 80 हो गया। बोलता है कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो गया BIA अप्रोच में। तो BIA अप्रोच में क्या बोलता है कि 15% ऑफ लास्ट 3 इयर्स ग्रॉस पॉजिटिव इनकम। तो लास्ट 3 इयर्स अगर लेंगे तो क्या लेंगे, 120 -40 80, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है, पॉजिटिव ओनली। तो -40 जिस ईयर लॉस हुआ है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ये इंक्लूड नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या बोलेगा कि 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, 100 आ गया।
अब इसमें कितना चाहिए कैपिटल, हमारा अल्फा कितना है 15%। ओके, कितना आ गया आंसर 15 करोड़। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लेना, इस क्वेश्चन को समझना। आपका डेफिनेशन में ही सारा सॉल्यूशंस मौजूद है। इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल क्लैरिफाई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ए बैंक अर्न्स 200 करोड़ फ्रॉम कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड 150 करोड़ फ्रॉम रिटेल बैंकिंग। बोलता है कैपिटल अंडर टीएसए द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। जो बोलते हैं हमारे पास तीन अप्रोच है, बीआईए अप्रोच है, टीएसए अप्रोच है एंड एएमए अप्रोच है। तो टीएसए अप्रोच में क्या था, 8 बेस लाइंस था। तो यहाँ पे क्या दिया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में 18% आपको लेना है बेसलाइन मेरा, और रिटेल में 12%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कॉर्पोरेट से कितना इनकम हो गया हमारा 200 करोड़। 200 करोड़ का 18% लेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट, 200 इंटू 18% क्या हो जाएगा 36। ठीक है, प्लस 150 है हमारा रिटेल में, इसमें 12% आया, कितना हो जाएगा ये पॉज कर लो आप एक बार। 18 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 36 प्लस 18 54। तो ऑप्शन ए क्लियर है। 8 बेस लाइन आपको परसेंटेज में यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चंस में, इजी होगा। बस सिंपल क्या करना है कि जो प्रॉफिट हुआ है, जितना प्रॉफिट हुआ है उसको उसका बेसलाइन से मल्टीप्लाई कर देना है। अलग अलग है, हो सकता है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, कहीं पे 3 आ जाएगा, कहीं पे 4 आ जाएगा। तो सिंपल है, इस तरह से क्वेश्चंस को डील करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आता है, देखो। बोलता अंडर बी आई ए कैपिटल इज बेस्ड ऑन 15% फैक्टर अल्फा, एवरेज ग्रॉस इनकम ऑफ लास्ट 3 years, inclusion of negative income years, only positive gross income years, choose the right option। ठीक है, तो पहला है 15% फैक्टर अल्फा इज द करेक्ट थिंग। बोलता है एवरेज ग्रॉस इनकम ऑफ लास्ट थ्री ईयर्स, ये भी सही है। इंक्लूजन ऑफ नेगेटिव इनकम ईयर्स ये नहीं है। क्लियर है? ओनली पॉजिटिव ग्रॉस इनकम ईयर्स, ये बार बार हम लोग रिपीट करते हैं इसमें बीआईए में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 2 एंड 4 ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल बेसल प्रिंसिपल्स फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो टोटल बेसल प्रिंसिपल्स कितने हैं हमारे 11। ठीक है, बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर। ओके, तो पहला गवर्नेंस एंड कल्चर है, रिस्क एपेटाइट भी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं है, बिकॉज ये बेसल फ्रेमवर्क में आता है, बेसल प्रिंसिपल्स में नहीं आता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस रेजिलियंसी एंड कंटिन्यूटी, ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर बेसल प्रिंसिपल्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, बोलता बेसल प्रिंसिपल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया अप्रूविंग द ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क, सेटिंग रिस्क एपेटाइट, थर्ड ऑप्शन है डेली ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग और इंश्योरिंग इफेक्टिव ओवरसाइट। ठीक है, बोलता चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो बोर्ड लेवल में सबसे पहला क्या है, अप्रूविंग द ऑपरेशनल रिस्क फ्रेमवर्क, ट्रू है, पढ़े थे हम लोग हैं। सेटिंग रिस्क एपेटाइट मतलब कितना विलिंगनेस टू टेक रिस्क है। डेली ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग ये इज नॉट पार्ट ऑफ द बोर्ड लेवल, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रांच लेवल रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर है? फोर्थ आता है इंश्योरिंग इफेक्टिव ओवरसाइट, ये यहाँ पे इफेक्टिव ओवरसाइट इज ए पार्ट ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, राइट ऑप्शन में 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है यहाँ तक? कहीं पे कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरा बार बार रिक्वेस्ट रहेगा, आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है डे 1 एंड डे 2 का वीडियोस देखोगे तो एमसीक्यू से रिलेट कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स रिस्क एपेटाइट अंडर बेसल प्रिंसिपल्स। बोलता करेक्टली डिस्क्राइब रिस्क एपेटाइट अंडर बेसल प्रिंसिपल्स। पहला क्या है,
maximum profit target, level of risk the bank is willing to accept, minimum capital requirement, external audit limit. रिस्क एपेटाइट को करेक्टली कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है? तो हमने ये क्या पढ़ा था? लेवल ऑफ रिस्क द बैंक इज विलिंग टू एक्सेप्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एपेटाइट. यहाँ पे ऑप्शन क्या, सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखो न्यूमेरिकल बेस्ड चाहिए थोड़ा सा. अंडर TSA द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, बेटा ऑफ 18% अप्लाइज टू. 18% बेटा किस में अप्लाई होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस में, ट्रेडिंग एंड सेल्स में, पेमेंट एंड सेटलमेंट में, रिटेल बैंकिंग में. तो देखो कॉर्पोरेट फाइनेंस में 18% आता है, ट्रेडिंग एंड सेल्स में भी आता है 18%, पेमेंट एंड सेटलमेंट में भी 18% आता है, बट रिटेल में कितना आता है? 12%. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर हियर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पहले भी हम लोग सॉल्व किए थे, फिर से एक बार सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो. ये बेस्ड है AMA अप्रोच पे. ये सारे क्वेश्चंस बोलता है गिवन द फॉलोइंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज 4, पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट इज 4, इंपैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल 0%. मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है. व्हाट इज द एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला आना चाहिए. ऑपरेशनल रिस्क का क्या फॉर्मूला है? इस प्रोबेबिलिटी इंटू फाइनेंशियल इंपैक्ट इंटू 1 माइनस इंटरनल कंट्रोल. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना? 4 इंटू 1 माइनस 0. ठीक है, तो 16 इंटू 1 इज 16. मतलब ऑपरेशनल रिस्क लेवल इज ऑन मच हायर साइड. अब यहाँ पे बोलोगे 16 नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आता है. यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस को स्केल 1 to 5 में मेजर करते हैं, 5 बीइंग द हाईएस्ट. तो यहाँ पे क्या है हमारा सुटेबल आंसर? क्या रहेगा? ऑप्शन डी 4. 0 तो नहीं है यहाँ पे, 2 भी नहीं होगा, 3 होगा. सबसे हाईएस्ट नंबरिंग क्या है? 5. अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर 5 रहता तो आप 5 को करते, 16 नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. रिस्क हैज प्रोबेबिलिटी 5, इम्पैक्ट 5, कंट्रोल इफेक्टिवनेस 20%. व्हाट इज द रेसिडुअल रिस्क स्कोर? ठीक है, सिंपल वही फॉर्मूला. रेसिडुअल रिस्क स्कोर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट इंटू 1 माइनस कंट्रोल इफेक्टिवनेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 1 माइनस 0.20. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 0.80. ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट. 20 हो गया. 25 इंटू 0.80 इज 20. क्लियर है? फॉर्मूला वही लग रहा है. ऑपरेशनल रिस्क रेसिडुअल रिस्क स्कोर, प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट इंटू 1 माइनस कंट्रोल इफेक्टिवनेस. ठीक है, ये सॉल्व करते हैं. लास्ट क्वेश्चन. इफ द प्रोबेबिलिटी इज 4 and impact is 3, what is the minimum control effectiveness that is required to reduce residual risk to 6? ध्यान से पढ़ेंगे. प्रोबेबिलिटी 4 बोल रहा है, इम्पैक्ट 3 दे बोल रहा है. बोलो व्हाट इज द मिनिमम कंट्रोल इफेक्टिवनेस दैट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रेसिडुअल रिस्क स्कोर टू 6. आप लोग थोड़ा देर ये वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन और फिर हम लोग सॉल्यूशंस पे आते हैं. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज 4, इम्पैक्ट इज गिवन एज 3 और कंट्रोल इफेक्टिवनेस निकालना है. मान लेते हैं उसको x. ठीक है, उसको x मान लिया हम. ठीक है, और रेसिडुअल रिस्क क्या दिया हुआ? 6. तो फॉर्मूला क्या है? रेसिडुअल रिस्क इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट इंटू 1 माइनस एक्स, ये हमको निकालना है। सॉल्व करेंगे, यहाँ हो गया 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 1 माइनस एक्स। क्लियर है? ये कितना हो गया? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6/12, मतलब 1/2। 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.5। मीन्स 50% कंट्रोल इफेक्टिवनेस चाहिए, तब रेसिडुअल रिस्क विल बी रिड्यूस टू 6। तो विच इज द राइट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी। क्लियर है? आप लोग एक बार और इस एमसीक्यू को गो थ्रू हो जाना, दिस विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। We'll meet next week with market risk.